तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ सामुच्य को दिखाने के कुछ रूपांतर और भी हैं, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो भी हम लोग समुच्चय को हम लोग दिखा रहे थे, या तो वो रोस्टर रूप में दिखा रहे थे या तो समुच्चय निर्माण रूप में दिखा रहे थे। अब हम लोग थोड़ा बहुत डायग्राम और चित्र का भी इस्तेमाल करेंगे समुच्चय को दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग आज देखेंगे वेन के आरेख। वेन के आरेख, वेन के आरेख, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब वेन बेसिकली एक अंग्रेज थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन उनका नाम था। तो सबसे पहली बार उन्होंने डायग्राम का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया किसी भी समुच्चय को दिखाने के लिए। आगे चल के ऑयलर स्विट्जरलैंड के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने भी इसमें बहुत सारा योगदान दिया। तो कभी कभी इसको हम लोग ऑयलर वेन डायग्राम भी कहते हैं। ओके, बट विशेषतः जॉन वेन ने इसका इजाद किया था। ओके, जॉन वेन, हाँ, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश के थे वो, इंग्लिश मैथमेटिशियन, अंग्रेज थे ये मैथमेटिशियन। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने बोला था कि जो समुच्चय है उसको हम लोग एक वृत्त के आकार में दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है जो कि है 1 2 3। तो इन्होंने बोला था इसको दिखाने के लिए हम लोग एक वृत्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वृत्त बना देता हूं मैं एक छोटा सा, ठीक है, सर्कल। ठीक है, सर्कल का नाम दे दिया ए, और उसके अंदर इसके अवयवों को लिख दिया 1 2 और 3। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया इसको वृत्त में दिखाने का क्या औचित्य था, क्या लाभ हुआ उसको। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग अभी संक्रियाएं करने वाले हैं, ऑपरेशंस करने वाले हैं, जिसमें अगर आप वेन के आरेख का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। राइट, उसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको इसका एक इंट्रोडक्शन परिचय दे देता हूं, ताकि आपको बाद में जब मैं इस्तेमाल करूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, उसके बाद हाँ जी भैया ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज उन्होंने बताई थी कि यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं इसको, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट अच्छे लोग समझ नहीं पाते हैं बढ़िया से। तो देखिए, कई बार आप जब काम करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे समुच्चय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक समुच्चय है जिसका नाम है ए, जिसमें 1 2 3 है। एक समुच्चय है बी, जिसमें है मान लीजिए 3 4 5 6 है। ठीक है, एक समुच्चय है सी, मान लीजिए, जिसमें है 4 8 12 ऐसे करके। ठीक है, अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर वो सारे अवयव हों जो कि ए बी और सी के अंदर है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, लिखते हैं यू से। कभी कभी इस सिंबल का भी इस्तेमाल होता है, इसको जाई सिंबल बोलते हैं। जाई, उसको प्रोनाउंस करने से आपको ये आएगा, लिखा हुआ जाई। ठीक है, तो जाई जो होता है, जिसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, इसके अंदर वो सारे अवयव होंगे जो कि ए बी और सी के अंदर हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा। तो ये बन गया ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय। गुड इवनिंग भैया। हाँ, गुड इवनिंग फरीद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप कैसे हो? बस सही। बस आज का इंतजार रहता है कि हम मिल पाए आप लोगों से। हाँ, हमारे वहाँ लाइट नहीं है अकेले में। भैया, ये में तो 6 है ही नहीं, 4 है। लाइट कब से नहीं है?
अभी मतलब हो गए 10-15 मिनट तब गई है। अच्छा, अब फोन में चार्ज है, चलेगा कुछ देर? हाँ फोन तो चलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए 1 घंटा निकालना है अब हमको। तेरी शक्ल नहीं दिखेगी, वो आ गई लेट। आ गया, देखिए देखिए, हम लोग का बात बिल्कुल हुआ आ लाइक। गई लेट। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। तो हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब वेन आरेख बनाते हैं तो वृत्त के आकार में हम लोग समुच्चय को दर्शाते हैं और आयात के आकार में सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाते हैं। तो जैसे कि यही उदाहरण अगर मैं वेन के आरेखों के द्वारा दर्शाऊं, तो मैं एक आयात बनाऊंगा, आयात, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। आयात के अंदर मैं ये 3 वृत्त बनाऊंगा जिसमें समुच्चय ए, बी और सी को दर्शाऊंगा। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना के दिखाता हूँ। एक येलो से बना देते हैं, चलिए। एक थोड़ा हम लोग ग्रीन से बना देते हैं, और एक बना देते हैं हम लोग नीले कलर से, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, आप भी सोच रहे हो अलग अलग क्यों नहीं बनाया, इन छल्लों को मैंने एक साथ क्यों बना दिया? तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ए में जो है, ए के जो अवयव हैं वो है 1 2 3, ठीक है। और 3 तो बी में भी है ना, 3 तो बी में भी है। तो जब 1 और 2 लिखेंगे तो 3 को इस प्रकार से लिखेंगे कि वो बी के गोले में भी आए, समझ रहे हैं, है ना। यस यस। और उसके बाद बी में तो 4 5 6 भी है, और 4 आपका सी में भी है। तो हम 4 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो बी और सी दोनों में होना चाहिए, है ना। यस, मात्र उसमें तो 5 और 6 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिखा जाएगा बताइए, 8 और 12 लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। इसका मतलब ये जो एरिया खाली रह गया, इसका मतलब कि ऐसा कोई अवयव नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, समझ में आ रहा है। यस अगर जो तीनों में यस। होता ना, तो वो इस वाले क्षेत्र में हम उसको लिख देते हैं। या ऐसा कोई अवयव नहीं। अच्छा भैया, हम हाँ, बोलिए बोलिए। यस, हम लोग ने पजल किया है भैया ऐसे। क्या किया है? पजल्स। पजल भैया, पजल। अच्छा, यस भैया। पजल किए हुए हो, ठीक है ठीक है, अच्छी बात। तो अब यहाँ पे जो वेन का आरेख होता है, उसमें जो आयात होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट, जाई या यू जो भी कह लीजिए, उससे दिखाते हैं। तो इसी के अंदर यूनिवर्सल सेट मतलब उसी के अंदर सारे अवयव मौजूद रहेंगे। अच्छा, अब सार्वत्रिक सेट जो समुच्चय होता है, उसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, जब मैं पूछता हूँ बच्चों से कि बताइए इन तीनों समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो ये बोल देते हैं सारे प्राकृतिक संख्या। ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं तो उसमें सिर्फ वही अवयव होने चाहिए जो कि ए और बी और सी के सम्मिलन में हो। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं सम्मिलन के बारे में, यूनियन, ठीक है। तो उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में सार्वत्रिक सेट की परिभाषा ऑलरेडी दी रही होती है, उस केस में आपको वही इस्तेमाल करना है जो दिया गया है। समझ में आ रहा है बात को? जैसे कि इसमें अगर कोई पूछे कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो आप यही बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं आपको अलग से दे दूं कि भैया इसका सार्वत्रिक समुच्चय ये है, जैसे मान लीजिए मैं इसका सार्वत्रिक समुच्चय अलग से दे दूं, अगर मैं अलग से इसको भी लिख दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं u डैश नाम दे दिया उसका, उसमें मैं बोल दिया 1 से लेकर 20 तक सारी संख्या, डा 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 20 तक। तो आपको यही मानना है फिर सार्वत्रिक समुच्चय। तो अगर ना दिया हो तो आपको खुद से ऐसे बनाना है, और अगर दिया हो तो आपको ऐसे बनाना। समझ में आ गया? ठीक यस है। सर। तो सार्वत्रिक समुच्चय में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अगर दिया हुआ है तब तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। पर अगर दिया होगा तो कोई पूछेगा भी क्यों, है ना। पर अगर नहीं दिया होगा तभी तो पूछेगा ना। तो अगर मान लीजिए आपको सेट दे यस देता हूं और बोले कि भाई सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तब आपको सारे अवयवों का सम्मिलन जो होगा, सारे अवयवों को आपको एक समुच्चय के अंदर लिखना है। वही समुच्चय आपका यूनिवर्सल सेट अथवा सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, जो सीधा सीधा कनेक्शन है, इसका है पूरक समुच्चय के साथ, पूरक समुच्चय के साथ, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट।
कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का जो स्पेलिंग है जरा देख लीजिए। यहाँ पे ई होगा, आई नहीं होगा। बहुत लोग वहां पे आई लिख देते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज हो गया। वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया किसी की प्रशंसा करना। समझ में आया? तो बहुत बार बच्चे गलती से COMPLI लिख देते हैं। PLE होगा। आई मत लिखिएगा, आई में अलग ही मीनिंग आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि वाह बहुत अच्छा आपने काम किया, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो अलग चीज होता है। तो अब जानते हैं कि पूरक समुच्चय क्या होता है। देखिए, पूरक समुच्चय किसी भी समुच्चय का सबसे पहले हम दर्शाते हैं उस समुच्चय के ऊपर एक बार लगा के। ऐसे करके बार मतलब समझ में आता है, छोटा सा डंडा। हाँ, वो बार बार जब रिपीट होता है नहीं नहीं, वो बार 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 नहीं है। वो बार मतलब एक लाइन कहते हैं। एक छोटा सा लाइन को बार बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग दशमलव के बाद अगर कुछ चीज रिपीट होती तो हम लोग बार लगा देते अरे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वाला बार सही आप पकड़े हैं बिल्कुल। ठीक है। कई बार आपको किसी किसी पुस्तक में दिखेगा कि वो यहाँ पे एक छोटा सा डंडा बना देते हैं, या कई बार दिखेगा कि वो इसके ऊपर छोटा सा सी लिख देते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब कि इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म, या आप कह सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप लिखता हूँ अगर, तो इसमें वैसे अवयव रहेंगे जो कि आपके यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक सेट का भाग हो या हिस्सा हो, बट ए का हिस्सा ना हो। ठीक है। इसको समझिए अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में वैसे एलिमेंट रहेंगे जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में हो बट ए में ना हो। ठीक है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो मैंने अभी आपके सामने दर्शाया। हाँ, तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा इस वाले एग्जाम्पल में। चलिए आप इसको हम एरो बना के दिखा देते हैं। तो आप वैसे अवयव लिखेंगे जो कि यू में है बट ए में नहीं है। तो कौन कौन से भैया यू में है और ए में नहीं है, जरा बताइए। 4 4 5 6 6 8 12 बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का। आप बी का पूरक बताइए। बी का भैया 8 12 और 1 2 8 12। ठीक है। बस आपको ये देखना है कि बी के बाहर और मतलब बी के वृत्त के बाहर और आयात के अंदर कौन कौन से हैं, बस वही हो गया। ठीक है। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 2 3 5 1 2 3 है 5 6 5 6 समझ में आ गया? यस। पूरक समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने वेन के आरेख के साथ साथ ये समझ लिया कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, कैसे बनाया जाता है अगर नहीं दिया हो तो, और पूरक समुच्चय कैसे लिखा जाता है किसी भी समुच्चय का। तो कई बार मेरे से लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर अगर बस मात्र ए दिया हो और मेरे से कोई पूछे कि ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, मात्र ए लिखा हो तो आपका सार्वत्रिक समुच्चय भी ए ही बन जाएगा। ठीक है। बट कई बार ऐसा सवाल आता नहीं है, वो आपको सार्वत्रिक समुच्चय के साथ ही ए को बताएंगे, या तो एक से ज्यादा समुच्चय होंगे। कभी भी एक समुच्चय देख के आपको ये नहीं पूछेगा कि उसका सार्वत्रिक समुच्चय या उसका पूरक समुच्चय क्या है। पूरक समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो बिना सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक समुच्चय का कोई अस्तित्व नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो खाली तो हमें मतलब सवाल देगा तो हाँ। 2 या 3 होंगे जैसे ABC ना। जी जी जी, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। तो 2 या 3 तो होगा ही होगा, अन्यथा आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दे दिया जाएगा और ए दे दिया जाएगा। तब पूछा जाएगा कि बताइए ए का पूरक समुच्चय क्या होगा। कभी भी एक नहीं देगा। हाँ, तो जो सार्वत्रिक समुच्चय में होगा और जो ए में नहीं होगा वो लिख देना। बस बिल्कुल सही। पूरक समुच्चय बेसिकली those elements which are there in U
बट नॉट इन ए, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय का हिस्सा हो और ए का हिस्सा ना हो, वो बन जाएंगे आपके पूरक समुच्चय का हिस्सा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे दर्शाया जाता है वेन आरेख के द्वारा समुच्चय को, और साथ ही साथ लगे हाथों हम लोगों ने सार्वत्रिक और पूरक समुच्चय को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे समुच्चय की संक्रियाओं को, समुच्चयों की समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए, कभी भी हम लोग कुछ चीज सीखते हैं, जैसे बचपन में आप जब नया नंबर सीख रहे थे तब आपको बताया गया था भाई नंबर कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 होता है। उसके बाद में आपको सिखाया गया कि इनके बीच जोड़ घटाओ भाग गुना कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप समझिए के साथ भी हम लोग उसी तरीके का व्यवहार करेंगे। सबसे पहले कितने तरीके के सेट होते हैं और ना कैसे कैसे दर्शाया जाता है, जैसे जैसे बच्चा सीखता है, कैसे बच्चा सीखता है, एक एक दिखना सीखेगा, दो लिखना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, LKG UKG में जाएगा तो देखेगा कि कैसे जोड़ना है घटाना है। उसी प्रकार से अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं सेट्स के मामले में, तो हम लोग सीखेंगे सेट के ऊपर क्या क्या और समुच्चयों के ऊपर क्या क्या संक्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले संक्रियाओं का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब यूनियन, आप इसे नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी दो समुच्चय अगर दिया हो और हमसे पूछा जाए कि इन पे अगर हम लोग यूनियन अथवा सम्मिलन का संक्रिया करें तो क्या बन के आएगा। तो इसका डेफिनेशन मैं पहले बता देता हूं। इसकी परिभाषा ये होती है कि ये एक ऐसा समुच्चय बन के आएगा जिसमें वैसे अवयव होंगे जो कि ए का भी हिस्सा हो या बी का हिस्सा हो। ठीक है, या मतलब इंग्लिश में कहते हैं और। ठीक है, तो इसके जो अवयव होंगे या तो ए में हो या तो बी में हो, दोनों में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों में भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 है और बी एक समुच्चय है जिसमें 2 3 4 और 5 है। अब मैं पूछूं कि भैया इसमें बताइए कि ए सम्मिलन बी क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा इसके अंदर? 1 2 3 4 5। बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान ये रखने वाली बात है कि हालांकि 2 और 3 दोनों समुच्चय में है, उसको एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। सेट का एक समुच्चय का एक बहुत अभिन्न अंग है कि आपको किसी भी अवयव को की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, यस भैया, समझ में आ गया ये चीज। अच्छा, अब वेन आरेख से कैसे दर्शाते हैं। वेन आरेख में मान लीजिए ये हम दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 सेट दिए हुए हैं, 2 समुच्चय दिए हुए हैं। यस भैया, तो कई बार हम लोग ना ये आयात नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि आयात तभी मतलब बनता है जब आपका कोई अलग से यू दिया हो। जैसे मान लीजिए मैं दे दूं 1 2 3 4 5 7 9 ऐसे दे दूं, ठीक है, तब थोड़ा सेंस बनता है, तब थोड़ा मतलब बनता है कि आप यूनिवर्सल सेट लिख रहे हैं, सार्वत्रिक सेट। इसको सेट भी दिखा रहे हैं, इसको सेट भी दिखा रहे हैं, ये समुच्चय भी। एक के अंदर आप लिखेंगे 1 2 3 मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि 2 3 ए का भी हिस्सा है दोनों। हाँ, ठीक है। अब बचा 7 और 9, उसको हम लोग बाहर लिख देंगे ऐसे करके, मतलब वो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं। समझ में आ गया? यस भैया। अगर मान लीजिए यू नहीं दिया हो तो ये दर्शाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, कोई बात नहीं। अब जब हम लोग दर्शाते हैं वेन आरेख के द्वारा कि ए सम्मिलन बी क्या होगा, तो ये सारा जो आप एरिया देख रहे हैं ना, इसको शेड कर देते हैं, इसको चिन्हित कर देते हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि आपको बोलेगा कि इसमें इस वेन आरेख में ए बी और सी का सम्मिलन, जितना भी सेट दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो इसके जो क्षेत्र हैं उसको चिन्हित कीजिए।
तो आपको वही क्षेत्र चिन्हित करना है जो कि जिसमें ए बी और जितना भी दिया हो, मान लीजिए सी भी आ रहा है, तो सारे के सारे अवयव उसके अंदर आने चाहिए। समझ में आ रहा है? जी चिन्हित करने का तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है। यस अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, जरा इसको सोच समझ के बताइए। यस भैया। सवाल ये है आप लोगों से, प्रश्न ये है, हमारे पास एक सेट समुच्चय है ए, ठीक है? ये कोई रिक्त समुच्चय नहीं जी। है, रिक्त समुच्चय नहीं है। बी है, वो भी एक रिक्त समुच्चय नहीं है। सी भी है, वो भी एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारे समुच्चय ठीक है, तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बी और सी समुच्चय सेम है या बराबर है? क्या ये निकाला जा सकता है? क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। बराबर सी। अगर मैं आपको तीन समुच्चय दे दूं, मैं आपसे कहूं कि ऐसे तीन समुच्चय हैं जो कि इस वाले नियम का पालन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस वाले नियम का पालन करते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि समुच्चय बी और समुच्चय सी समान है? हाँ या ना? भैया नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें तो उसमें शायद ना मिले। नहीं मिले, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर है कि ये जरूरी नहीं है कि बी और सी समान हो। देखिए उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं। जैसे ए में है 1 2 3, ठीक है? यस भैया। बी में है मात्र 2 3 4, ठीक है? और सी में है 3 4, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए सम्मिलित बी कितना होगा, तो आप यूनियन सी कितना होगा? ए और सी का सम्मिलन कितना होगा? इसमें भी होगा 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, यस भैया। दोनों बराबर हुए, दोनों बराबर हुए कि नहीं? ठीक है, यस भैया। दोनों बराबर हुए, परंतु बी और सी समान नहीं हुए। बी और सी समान नहीं हुए। देखिए इसमें 2 भी है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है? यस भैया। तो ये कभी कभी ना कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि मान लीजिए ए यूनियन बी और ए यूनियन सी समान है, तो क्या इससे ये तर्क निकाला जा सकता है कि बी और सी समान है? इसका उत्तर होगा नहीं। ये जरूरी नहीं है कि बी और सी समान। समझ में आ गया? यस भैया। यस भैया। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमारे तब जाएगा हमारे हाथ पे क्या है, हम नहीं जाएंगे सबको भूलना आगे बढ़ते हैं एक और प्रक्रिया। सबसे पहले सवेरे भैया मिलन है, कुछ गुण धर्म देख लेते हैं, सम्मेलन के कुछ गुण धर्म। सम्मेलन के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्रम विनियम, क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, या कॉम्यूटेटिव रूल कह सकते हैं आप इसको। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है कि अगर आप कोई भी दो समुच्चय लें और उनके बीच में आप यूनियन कर दें, या ऐसा कहें कि उनका सम्मिलन कर दें, तो ये दोनों का जो उत्तर होगा बराबर होगा। मतलब उनके ऑर्डर पे निर्भर नहीं करता है कि आप ए सम्मेलन बी करें या बी सम्मेलन ए करें। अंततः जो आपका फल आएगा वो दोनों में बराबर समान होगा।
बराबर। कुछ कह सकते हैं कि जोड़ की तरह, दो जोड़ तीन करें या तीन जोड़ दो, हमारा तो पांचे है, ठीक है। तो ये होता है आपका यस विनिमय नियम, ठीक है। अगला जो तो हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी नियम क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में तीन समुच्चय हैं ए बी और सी, तो पहले आप ए यूनियन बी कर ले और जो आता है उसका यूनियन कर लें सी के साथ, या तो आप बी और सी का पहले यूनियन कर लें या फिर इसका यूनियन कर लें ए के साथ। इसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंततः आपका जो उत्तर आएगा वो चलिए सेम ही आएगा, फिर दोनों का तो कर ही रहे हैं। जी जी। देखिए ये जरूरी नहीं है हर चीज में लागू होता है, इसीलिए ये सब चीजें जो कभी कभी लोगों को लगता है कि सर ये तो हमेशा होता है, हर चीज में होता है, नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कहाँ होता है। तो ये उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको ए दिया है 1 2, बी दिया है 2 3 4 और सी दिया है मान लीजिए आपको 3 1 3 5, ठीक है। तो अगर आप जो बाएं हाथ वाला नियम तो पहले आप करेंगे सम्मिलन, जिसको आप लिखेंगे नहीं बेहतरीन बात क्या है बताइए, आप क्या बताइए। 1 2 1 2 3 4। अब इसका अगर आप सम्मिलन करें सी के साथ तो क्या लिखेंगे बताइए? 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा ना। यस भैया। 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इस वाली चीज को करूं, सबसे पहले मैं 20 सम्मिलन सी करूंगा, तब क्या क्या मिलेगा हमको? 20 सम्मिलन सी में क्या मिलेगा? देखिए 1 2 3 4 5 पहले से मिल जाएगा। यस भैया। अब इसको मैं वापस से सम्मिलन करूं ए के साथ, तो इसका और एक का क्या क्या सम्मिलन से बनेगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। यस भैया। कि दोनों उत्तर बराबर है, दोनों उत्तर बराबर है, ठीक है। यस भैया। यस। अच्छा, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पे, जिसको हम लोग कहते हैं तत्समक नियम। तत्समक नियम और भैया ऊपर वाला भी तो बराबर है, बताइए। ऊपर वाला ऊपर वाले बी और इस नियम को जहाँ पे आप पलटा पलटी कर देते हैं उसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम मतलब उसका जो ऑर्डर है, क्रम मतलब समझ रहे हैं ना, क्रम मतलब किस ऑर्डर में आ रहा है वो। यस सर, क्रम से तो यूनियन 1 2 3 4 नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बड़ा सा उदाहरण देता हूं, आप ए यूनियन बी यूनियन सी कीजिए, चाहे बी यूनियन ए यूनियन सी कीजिए, चाहे सारा का सारा सेम चीज निकल के आएगा, अलग अलग नहीं हो, उत्तर में कोई अंतर नहीं हो। यस भैया। अब बात करते हैं तीसरे वाले नियम की, जिसको हम लोग कहते हैं तत्समक। तत्समक नियम। तत्समक का इंग्लिश मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तत्समक आइडेंटिटी होता है। तत्समक आइडेंटिटी होता है। तो इसको आप थोड़ा ना इंग्लिश भी सीखते जाइए, क्योंकि आगे चल के मान लीजिए बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर लोग इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश। ये प्रॉपर्टी कहता है, आइडेंटिटी कार्ड भी होता है ना कोई? आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल उसी तर्ज पे इसका नाम भी दिया गया है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब बेसिकली आपको वो कार्ड होता है जो आपको ही दर्शाता है ना। तो उसी प्रकार से मिलता जुलता ऑपरेशन है। संक्रिया दिखाता हूं मैं आपको। अगर किसी भी सेट का अगर आप यूनियन लेंगे एक 0
समुच्चय के साथ या रिक्त समुच्चय के साथ, तो आपको वही समुच्चय वापस देखने मिलेगा। तो ऐसा समझिए कि यस एक तरह का आईना दिखा दिया है इसको। यस भैया। इसीलिए इसके नाम में हम लोग आइडेंटिटी डाल देते हैं कि हम अपना ही आईना देख रहे हैं। जब हम अपना आईडी कार्ड देखते हैं तो हम अपने ही आपको देख रहे होते हैं, है ना। यस भैया। तो नाम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पड़ा है। तो नाम भी बहुत रोचक रोचक तरीकों से दिया गया है। अगर हम देखते हैं आगे जो हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका नाम है वर्गसम। वर्गसम नियम को हम लोग बेसिकली आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। बारहवीं कक्षा में जाइएगा तो हम लोग आइडमपोटेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइडमपोटेंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा नियम जो कि वो खुद के साथ लगाता है और खुद ही का आंसर निकल के आ जाता है। जैसे कि ए का ए के साथ अगर आप सम्मिलन करेंगे तो ए ही दे देगा। समझ में आ रहा है? ए के साथ सम्मिलन कीजिएगा तो ए ही निकल के आ जाएगा। इस नियम को हम लोग कहेंगे वर्गसम नियम, आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी। लिख लीजिए, क्योंकि आपके किताब में शायद ये नाम आइडमपोटेंट नहीं लिखा हुआ है, तो साथ ही साथ आप इंग्लिश का भी करते जाइए। फिर आता है यू का नियम। यू का नियम ऐसे लिख देते हैं, यू का नियम। इसके नीचे जा पा रहे हैं क्या? देखो, अच्छा ये तो खत्म हो गया, बगल में लिख देता हूँ, यहाँ लिख। पांचवा नियम है आपका यू का नियम। यू का नियम इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ये क्या कहता है, अगर आप किसी भी समुच्चय का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लीजिएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जाई का प्रयोग क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे लोग पूछते हैं सर ये यूनियन लिखे हैं कि आप यूनिवर्सल लिखे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों को लिखने का तरीका यू ही जैसा है। तो इसीलिए कई बार होता है कि हम लोग यूनिवर्सल सेट को जाई के प्रयोग से भी दर्शाते हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। काहे कि यू और यू दोनों को एक लिखेगा तो देखने वाला आदमी कभी कभी बोलता है क्या लिखे हैं आप, दो बार यू लिख दिए हैं क्या। तो बहुत बार समझाना मुश्किल। एक तो आपका संक्रिया दिखा रहा है और एक आपका यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय दिखा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जाई का प्रयोग करते हैं। ओके, नाम में थोड़ा गड़बड़ी मत कीजिएगा। ये वाला चीज क्या कहलाता था, फाई। ये चीज क्या कहलाएगा, जाई। यूनिवर्सल इसको यूज करते थे नल सेट के लिए, खाली सेट है, और इसको हम यूज करते थे यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। दोनों का नाम में थोड़ा विशेष कर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे 5 नियम हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सीखेंगे। अभी तो आप बहुत छोटा छोटा ऑपरेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन जो हम लोगों ने आज सीखा है वो है समुच्चय का सम्मेलन। और सम्मेलन के लोगों ने सम्मेलन के गुण धर्मों को भी देखा, जिसमें सबसे पहला आया क्रमनिर्णय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये हम लोगों ने सीखा कि सेट के और जो समुच्चय के क्रम से उसके सम्मिलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा साहचर्य नियम, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएट कर रहा है, जैसे कि ए और बी पहले एसोसिएट किया, एसोसिएट में समझ रहे ना, जैसे मैं आपसे एसोसिएट कर गया, आपके साथ मैं पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए पहले बी के साथ एसोसिएट किया, फिर ये जो पार्टी है वो सी के साथ एसोसिएट की, जैसे बिहार इलेक्शन में होता है ना, गठबंधन बना रही, ठीक है। तो उसी गठबंधन ए और बी का बना, फिर गठबंधन सी के साथ बना। तो अगर आप ए और बी का गठबंधन पहले बनाएंगे फिर सी के साथ बनाएंगे, तो
उसका जो उत्तर आएगा वो सेम उत्तर होगा जो कि आपको मिलेगा बी और सी का गठबंधन बनाना, उसके बाद ए के साथ गठबंधन। ठीक है। यस भैया। तीसरा चीज Yes. हमने देखा वो है तत्समक नियम, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वो ये कहता है कि किसी भी शून्य समुच्चय के साथ या किसी भी रिक्त समुच्चय के साथ अगर आप सम्मिलन करेंगे तो आपको वही वाला समुच्चय वापस से निकल के आ जाएगा। ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्ग सम नियम, जिसको कहते हैं आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप देखें ए का ए के साथ सम्मिलन में ए ही मिलेगा, तो ए। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी देखा, यू का नियम। उसमें यूनिवर्सल सेट के साथ किसी समुच्चय का या सार्वत्रिक समुच्चय के साथ ठीक है। अब अगला जो संक्रिया है वो है, दूसरा नंबर का संक्रिया है वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ उसमें इंटरसेक्शन तरह का या कॉमन एलिमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका परिभाषा क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा हम लोग जैसे समझेंगे क्या है, कुछ पूछ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट में बेसिकली हमारे वो अवयव होंगे जो कि ए और बी दोनों में मौजूद हो, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। ऐसे अवयव लिखेंगे जो कि ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ में है, मतलब कॉमन हो ना भी, कॉमन हो। यस भैया। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि मान लीजिए ए है 1 2 3, ठीक है, बी है आपका 3 4 5। तो इसका जो हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे ए सर्वनिष्ठ बी, उसमें वैसे ही अवयव होंगे जो कि दोनों में मौजूद है। तो दोनों में कौन से मौजूद है? 3। खाली 3। यस भैया। और इसको वेन आरेख से कैसे दर्शाएंगे? बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए ए आपने इस वृत्त से दर्शा दिया, बी आपने इस वृत्त से दर्शा दिया, तो जो कॉमन एरिया यहाँ पे मौजूद रहेगा हमेशा। बस इस एरिया को और इस क्षेत्र को कह लीजिए कि आपको चिन्हित करके दिखाना है बस। ठीक है। तो ये एरिया आपका हो जाएगा ए बी का। ठीक है। तो जैसे अगर आप लिखेंगे ना इसके अवयव, इसके अंदर अवयव, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए भैया, हाँ बोलिए। जो ए और बी के बीच में है ये क्या है? ये जो पार्ट है ना, इसी में आपका दोनों का उभयनिष्ठ होगा, जहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स। तो बोलते क्या मतलब भैया? हाँ, इंटरसेक्शन बोलते हैं एरिया को। ठीक है। ये उल्टा है। हाँ देखिए, जैसे दो चीज का मिलन हो रहा है, तो जहाँ पे मिलन होगा ना वहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप मतलब कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक आ गया, इस टाइप से। दो वृत्त हैं, दो वृत्त सामने 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 आ रहे हैं और एक के अंदर एक सम्मिलित हो गए, तो क्या होगा? सम्मिलित होने के बाद एक ओवरलैप जोन आ जाएगा, है ना? हाँ भी है कि नहीं? अरे देखिए, जैसे एक छोटा सा एक आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आप है, ठीक है, फरीद है, ठीक है। फरीद के अंदर क्या क्या गुण है कि भैया फरीद लंबे हैं, उनका बाल बहुत घना है, मेरे टाइप नहीं है, उड़ा हुआ। उसके बाद मान लीजिए एक और छात्र है सुधीर, ठीक है। सुधीर का गुण है कि भाई वो ज्यादा लंबा नहीं है पर उसका बाल भी घना है, ठीक है। तो अब दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, उभयनिष्ठ लूंगा, तो दोनों में एक समानता जो मेरे को दिखेगी कि दोनों का बाल घना है। तो बाल घना प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे
फरीद लंबा है, सुधीर उतने लंबे नहीं हैं, मीडियम कद के हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज आपको दिखने को मिलता है। अब समझ में आ रहा है कि क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन। तो जो अव्यय समान है दोनों में या कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वही इस क्षेत्र में लिखे जाएंगे। स्टार्टिंग से मैं यही लिखता आ रहा हूँ, जैसे मैंने वेन आरेख दिखाया था स्टार्टिंग में ही, तो मैंने दिखाया था ना कि ए बी सी को वृत्त बना के दिखाया था। तो मैं जब यस भैया, कॉमन जोन में वैसे अव्यय लिख रहा था जो कि दोनों में मौजूद है, ठीक है। यस यस तो आप समझ गए सबसे पहले कि इसकी परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वही सेम सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था। यस ए बी और सी तीन समुच्चय हैं। मान लीजिए कि ए बी और सी तीन समुच्चय हैं जो कि इस नियम का पालन करते हैं, कि ए और बी का सर्वनिष्ठ, ठीक है, ए और सी का सर्वनिष्ठ के बराबर है। क्या इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्या, और क्या इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी और सी सामान्य समुच्चय हैं? हाँ या ना? नहीं भी, नहीं। अगर आपका उत्तर नहीं है तो आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा। अच्छा, उदाहरण देने से पहले एक चीज मैं समझा देता हूँ कि गणित में कई बार आपको किसी चीज को स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप उसको अगर प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपका उदाहरण से काम नहीं चलेगा। बट अगर आप उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो गलत है, तो मात्र एक उदाहरण के जरिए आप उसको बता सकते हैं। हाँ डिस्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं क्लेम करता हूँ कि सारे बत्तख सफेद होते हैं, ये मेरा वाक्य है मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको अगर प्रूव करूं तो मैं ये ऐसे प्रूव नहीं कर सकता हूँ कि देखो भाई ये बत्तख ये सफेद है, देखो भाई ये बत्तख ये सफेद है, देखो भाई ये बत्तख सफेद है। मैं चाहे करोड़ों बत्तख आपको दिखा दूं, इससे ये स्थापित नहीं होता कि विश्व के सारे बत्तख सफेद हैं। बट अगर आप कहीं से एक काला बत्तख पकड़ के ले आए और बोले सर देखिए काला बत्तख, बोल रहे थे ना विश्व के सारे बत्तख सफेद होते हैं, ये देखिए काला बत्तख, तो मेरा कहा हुआ समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये स्थापित करना चाहूं कि नहीं, तो एक उदाहरण ही काफी है, उदाहरण ही काफी है। पर अगर मैं बोलूं हाँ, तो मैं उदाहरण देके इसको स्थापित नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए सलमान खान, आपको तो मालूम है क्या क्या करते हैं, वो गाड़ी वाड़ी चढ़ा देते हैं सोए लोगों के ऊपर, ठीक है। तो अगर सलमान खान को दिखाना है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो चाहे वो दुनिया भर का वो क्या क्या ब्रांड है उनका, मैं भूल गया नाम उसका, बीइंग ह्यूमन ब्रांड सुने हैं उनका, टी शर्ट पहन के घूमते हैं जो, सलमान खान का ब्रांड नहीं सुने हैं? तो वो एक एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन, उसका टी शर्ट आपको दिख जाएगा मार्केट में। तो भले वो 100 एनजीओ चला ले हैं देश का भला करने के लिए, तब भी वो अच्छे आदमी नहीं कहलाएंगे। अगर वो एक बार किसी को मान लीजिए किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, तो कानून के नजर में क्रिमिनल बन जाएंगे। समझ रहे ना? उसी प्रकार से दुनिया चलती है। भले हम कितनी भी अच्छाई कर लें, हमको लोग अच्छा नहीं बोलेगा, पर अगर हम एक बुराई कर लिए, मान लीजिए किसी कुत्ता को लात मार दिए बाद में, तो बोलेगा कि ये आदमी बहुत कुत्ता को लात मार रहा है। तो चलिए इसका उदाहरण सुधीर देंगे। सुधीर ने बोला है कि इसका उत्तर है नहीं, तो एक उदाहरण दे दीजिए सुधीर, बस आपका काम हो जाएगा। मैं सुधीर के सुनील, सुनील सॉरी, हाँ सुनील भैया। जैसे कि ए का जो होगा भैया, हमने 1 2 3 लिया, ए को मान लीजिए 1 2 3, चलिए बहुत सुंदर। बी को, और भैया बी में लिया 3 4 5, 3 4 5, चलिए बहुत सुंदर। सी में, और 3 4 ले लीजिए सी में, ठीक है। हाँ भैया, और इसमें सी में लिया 2 4 6,
2 4 6 में ठीक है गड़बड़ हो जाएगा जी। देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, आप सही दिशा में जा रहे थे, फिर आप यहाँ कहीं थोड़ा सा भटक गए हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ये उदाहरण लीजिएगा ना, तो आपको मिलेगा एक और बी का सर्वनिष्ठ सिर्फ 3 मिलेगा। देखिए ध्यान से, है ना, मिला। यस भैया। ए और सी का भी तीनों में 3 ही मिलेगा, ठीक है। हाँ तो ये नियम सही बैठ रहा है इस पे। यस बट ये नियम सही बैठने के बावजूद बी और सी बराबर नहीं है। हाँ बैठ गया? तो जो उदाहरण में दिया था वो काम कर गया। तो इसका मतलब ये बी और सी का समान होना जरूरी नहीं है। तो ये भी सवाल कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है, ए और बी का सर्वनिष्ठ ए और सी के सर्वनिष्ठ के बराबर है, तो क्या इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, या किससे क्या इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बी और सी समान है? नहीं, इससे नहीं निकाला जा सकता है। भैया, तीनों में तो 3 है भैया। तीनों में 3 है और 3 में अलग। हाँ, तभी तो भैया ए और बी का जो कॉमन है वो 3 है, ए और सी यस में भैया। कॉमन 3 है, यस तो बराबर हुआ। तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है ना। हाँ पर मतलब बी और सी नहीं बराबर, बराबर। मतलब कॉमन है। मेरे को एक ऐसा ही चाहिए था उदाहरण जहाँ पे मैं दिखा सकूं कि भले ये हो रहा हो, बट ये पर ना ये नहीं, हो सकता है। हाँ, ये ये नहीं। सेम नहीं है मतलब। हाँ। तो ये क्यों नहीं भैया, बी और सी में भी तो कॉमन निकल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आप सुन, कॉमन तो निकल रहा है, बी और पर मतलब वो बी और सी में कॉमन निकलना की बात नहीं हो रही है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या बी और सी समुच्चय बराबर हैं? नहीं। नहीं है। नहीं नहीं। इसमें 3 एलिमेंट, 3 गो अव्यय हैं, इसमें 2 गो अव्यय हैं, कैसे बराबर हुआ? और पर वो मतलब नियम वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं वो दोनों। नियम को फॉलो कर रहे हैं पर बराबर नहीं है, ये मैं दर्शा रहा यस हूँ। भैया। हाँ ठीक है, ये नियम को फॉलो करने के बावजूद भी ये चीज नहीं बैठ रहा है। ये मतलब सेम नहीं है। नहीं, सेम नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो बराबर समुच्चय होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं समुच्चय मतलब देखिए कभी कभी देखिए, ये सवाल बनता कहाँ से है? ये सवाल बनता है हमारे जो पुराने जो कर्म है उनको देखते हुए बनता है। कभी कभी जैसे हम लोग लिखते हैं ना, x + 5 = 2 + 5, ठीक है। x का मान क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं ना, बोलते हैं x का मान यस भैया। कह देते हैं ना। तो अगर तो जब मैं किसी बच्चे को तो पूछूंगा जो कि इस नियम को नहीं जानते हैं, तो क्या बोलेगा, अच्छा a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है, चलो काट देते हैं a और a को, है ना। वो तो यही सोचेगा और बोलेगा अरे b c के यस बराबर, ठीक है। इसका, लेकिन ऐसा होता हाँ भैया, नहीं। मैथ में तो हाँ, इसका औचित्य देने का यही था कि भैया ये जो मैथ आप लगा रहे हो ना यहाँ पे, ये समझ ये नहीं। चलेगा, यस भैया। समझ रहे हैं? तो जो गलतियां करते हैं बचपन में, वो गलतियां आपको समझनी चाहिए कि वो क्यों होता है और किस किस चीज में वो नहीं लगेगा। यस भैया। उसी तरीके से जब मैं पूछता हूँ ना कि और ये भाई यही आसान लगेगा, तुरंत कर देंगे। कर देगा, नंबर कट गया। हाँ। और उसी चीज वही चीज यहाँ भी लगा देता है, अच्छा ए कट गया, यू कट गया, तो बी और सी हो और गया। यस भैया, यू ये गलत हो जाता है। गलत हो जाए, गलत भी हो सकता है, ठीक है। यस पर भैया। हालांकि इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और आप लोगों का ध्यान में इस तरफ लगाना चाहूंगा कि अगर दोनों एक साथ दिख रहा है, जैसे ए और बी का सम्मिलन ए और सी के सम्मिलन के बराबर है, और साथ ही साथ ए और बी का सर्वनिष्ठ ए और सी के सर्वनिष्ठ के भी बराबर है, तब जरूर कह सकते हैं कि बी और सी बराबर है। दोनों एक साथ तभी सत्य होगा जब बी और सी बराबर है। अकेले अकेले नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहां समझिए बात को। अगर खाली ये दिया रहे तब नहीं कह सकते बी और सी बराबर है। ये भी अगर खाली दिया हो तो नहीं कह सकते बी और सी बराबर है। बट अगर दोनों साथ में दिया हो तब कह सकते हैं कि ये तभी संभव है जब बी और सी दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? यस भैया। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अब चलिए सर्वनिष्ठ के भी हम लोग नियम कानून समझ लेते हैं कि भैया क्या क्या नियम कानून सर्वनिष्ठ के ऊपर भी लागू होते हैं। यस यस दूसरे पेज पे चलते हैं। सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी जो वही है जो हम लोगों ने बात किया था आपके उसमें सम्मेलन में भी, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव ये आपको सर्वनिष्ठ के ऊपर भी लागू होता है। अरे राइटिंग को क्या हो गया जी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये नियम आपको सर्वनिष्ठ के ऊपर भी लागू होता है। तो अगर आप ए और बी का सर्वनिष्ठ करें, चाहे आप बी और ए का सर्वनिष्ठ करें, दोनों का जो उत्तर होगा वो बराबर ही होगा। तो उनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है उत्तर में। अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा दिए जहां क्रम से फर्क पड़ता है। कोई ऐसा ऑपरेशन जानते हैं मैथ में जिससे क्रम से फर्क पड़ता है? बहुत सारे जानते होंगे। एक बताइए मेरे को जहां पे क्रम से फर्क पड़ जाएगा उत्तर पे। जोड़ पे अगर माइनस माइनस में फर्क पड़ जाएगा। 2 - 4 कीजिए तो 4 - 2 इसके बराबर नहीं होगा। एक का उत्तर आएगा -2, एक का उत्तर आएगा +2। भागा भी कह सकते और हैं, भाग में भी सर। भाग में भी। तो वो Yes. क्रम पे वो निर्भर करते हैं। तो इसको ऐसा ही समझिए कि जो आपका सर्वनिष्ठ होता है वो भी एक तरह का ऑपरेशन ही है। जैसे एडिशन एक ऑपरेशन हुआ, संक्रिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन एक संक्रिया हुआ। जैसे एडिशन दो चीजों पे लगता है कि नहीं, दो जोड़ 3 करते हैं। इस तरह ये दो समुच्चय पे ऊपर लगता है। तो इसको अगर आप ऐसे समझेंगे ना तो आपको जल्दी जल्दी सब चीजों को का मायने समझ में आएगा कि ये भाई कर क्यों पढ़ रहे हैं सब हम, समझ में आ रहा है। तो जैसे आप 2 और 3 पढ़ते हैं, उसी तरह समुच्चय के बीच भी जोड़ हो सकता है, या समुच्चय के बीच भी डिफरेंस होता है। हालांकि ये डिफरेंस नहीं है, मैं डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, उसको कहते हैं समुच्चय का अंतर, वो अलग चीज हुआ। अब बात करते हैं उनके सहचार्य नियम के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सहचार्य नियम कहता है, तो सहचार्य नियम कहता है कि ए, बी और सी अगर 3 समुच्चय दिए हुए हैं तो या अगर आप ए और बी को सबसे पहले उनका सर्वनिष्ठ निकालें, फिर सी के साथ सर्वनिष्ठ निकाल लें, या बी और सी का सबसे पहले निकाल लें और फिर ए के साथ निकालें, तो दोनों के उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों का उत्तर बिल्कुल सेम रहेगा, सेम टू सेम, बराबर। हाँ, कोई बराबर कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है। तीसरा बात करते हैं हम लोग फिर से तत्समक नियम। ये नियम कहता है कि ए और शून्य का अगर आप एक्चुअली इसको हम लोग ना नाम तत्समक नहीं कहते हैं। तत्समक तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि यूनियन में लगता है। इसको हम लोग कहेंगे नल सेट के प्रॉपर्टी, इसका और यूनिवर्सल सेट का नियम, फाई और यूनिवर्सल सेट का नियम। हाँ, तो इसमें ये कहेंगे ए का किसी भी नल सेट के साथ अगर आप सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो सबका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है। ए और फाई का अगर आप सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सर्वनिष्ठ बेसिकली आपके उभयनिष्ठ अवयवों को देता है, कॉमन एलिमेंट्स को देता है। तो उभयनिष्ठ तो है ही नहीं कुछ इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। उसमें कुछ है ही नहीं तो आपको कुछ तो अकेला है। हाँ, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वही समुच्चय वापस में मिल जाता है। इसको कहते हैं फाई और यूनिवर्सल सेट के नियम। ठीक है।
इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका भारत है, भारत आपका यूनिवर्सल सेट है, ए आपका यूपी हुआ, तो यूपी और भारत का उभयनिष्ठ यूपी ही हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? हाँ भैया। तो बड़ा Yes. के अंदर कोई सेट मौजूद है तो बड़ा और छोटे वाले का जो उभयनिष्ठ होगा वो छोटे वाले का ही एलिमेंट हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा सेट हाँ है x, जिसमें है हमारे पास 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 इसके अंदर है, और मान लीजिए बाहर है 5 6, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x और a का सर्वनिष्ठ क्या होगा, x और a का छोटा वाला a मान लीजिए, x और a का सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 ही होगा, क्योंकि a ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। तो 3 नियम हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम है वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम। बंटन मतलब बांटना अथवा बंटन नियम। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूट से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन की भाषा में अगर जैसे मान लीजिए वोट चाहिए होगा तो लोग थोड़ा बांटते हैं ना कि भाई वोट मिल जाए, है ना। चलता है क्या यूपी में? अरे बहुत चलता है। यस भैया, अभी हमारे वहाँ इलेक्शन शुरू हो गया है। हाँ, अरे बाप रे, बहुत चलता है। गाँव का। हाँ, अरे तुम्हारे यहाँ तब तो पैसे आएंगे। हाँ आप लोग तो अभी 18 साल से कम ही है ना सबको ही। तो आप जब दीजिएगा तो इस सब चीजों से प्रेरित मत होके दीजिएगा सही आदमी को, ठीक है, काम करने वाला। तो देखिए वितरण का नियम में हम लोग बताते हैं कि ये जो आपका सर्वनिष्ठ का सिंबल होता है इसको आप यूनियन के सिंबल के ऊपर वितरित कर सकते हैं। कैसे वितरित होता है मैं दिखाता हूं। ये इस प्रकार से वितरित होता है, A इंटरसेक्शन B, इसको आप पुस्तक में लिखिए, यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखिए ये समझ लीजिए कि आप जैसे कि ऐसा कर रहे हैं 5 गुने 2 प्लस है, ऐसा कर रहे हैं, तो आप कैसे ब्रैकेट खोलिएगा तो क्या लिखिएगा? ब्रैकेट खोलिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए? 5 गुने प्लस 5 गुने 6 लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा ना। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भैया लेकिन हम तो इसको अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे। हाँ नहीं, हाँ देखिए ये तो आप अंदर भी लिख सकते, 5 गुने 8 भी कर सकते हैं, राइट। तो कभी कभी ऐसे चीजों की समझ आती है कि हमको तोड़ना। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हम आखिर ये नियम भैया क्या होता है, एक्स या वाई होते हैं तब हम लोग ऐसे करते हैं। हाँ, जब तो जोड़ नहीं सकते अंदर। बिल्कुल। तो कई बार आपको ना सवाल ऐसा भी आ जाएगा कि इस नियम को इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। हम लोग करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे जहाँ पे इस नियम की जरूरत पड़ेगी हमें। इसके अलावा पहला हुआ तो मान लीजिए कि रोमन नंबर 1 लिख दिए। रोमन नंबर 2 में हम चाहे तो सम्मिलन का भी वितरण कर सकते हैं सर्वनिष्ठ के ऊपर। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C को भी हम लोग बांट सकते हैं ऐसे। देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। तो ये दोनों नियम ना बांट देते हैं। हाँ, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इसका वितरण किया, इसको इस पर वितरित किया। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको। इंटरसेक्शन को यूनियन पर वितरित किया। इसको हम लोग दूसरे वाले को बोलेंगे,
इसको दूसरे वाले को बोलेंगे यूनियन को इंटरसेक्शन पे वितरित किया, सम्मिलन को सर्वनिष्ठ पे वितरित किया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बंटन का नियम, ये दोनों तरह से चलता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको एग्जैक्टली ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि मैं नंबर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, ये अलग चीज है। ओके, दोनों चीज को मिक्स मत कीजिएगा, बस समझने के लिए मैंने बता दिया। क्योंकि फिर आप पूछिएगा कि अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं क्या, 2 into 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 + 2 into 5 + 6? नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, यहाँ फेल हो गया ना। तो अगर आप उसको सही मान के चलेंगे, मतलब तो वर्ड बाय वर्ड सही मान के चलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। वो बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नियम कानून और नंबर के नियम कानून अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे यूपी का कानून अलग है, कर्नाटका का कानून अलग है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं अपने इस छोटे से सेशन को। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कुछ और भी संक्रियाओं को देखेंगे, अंतर की संक्रियाएं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको व्यवहारिक प्रश्नों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रूव दैट क्वेश्चन, स्थापित करने वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच Good भैया। night. गुड गुड नाइट, नाइट, गुड नाइट सुधीर एंड सुनील। गुड नाइट, Good night. Bye भैया। बाय बाय, चलिए बाय। बाय।